देखिए, द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स अगर आप मुझसे पूछेंगे कि किसी भी डाटा को याद करने की क्या है, तो वो है आपका रिवीजन। आपके पास जो भी आपके पास टॉपिक है, एक बार उसको आपने गो थ्रू कर लिया तो उसको आप रिवाइज करें एमसीक्यू फॉर्मेट में। वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन पॉलिटी की कुछ एक एमसीक्यू बेस्ड रिवीजन सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, जितने भी एग्जाम्स रहेंगे जहाँ पे आपको जनरल स्टडीज़ पूछी जाती हैं, उसमें ये वीडियोस आपकी हेल्पफुल रहेंगी। दिस वीडियो इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज़ विशाल। चलिए जी, सबसे बस पहला प्रश्न है आज का। बताइए मुझे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इनकॉर्पोरेट्स सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट्स। तो इसका राइट आंसर क्या है? देखिए, आप सभी को शेड्यूल्स के बारे में पता होगे, जितने शेड्यूल्स है 1 से लेकर 12 शेड्यूल्स के बारे में, कौन कौन से शेड्यूल में क्या क्या इनकॉर्पोरेट किया गया है। सेकंड शेड्यूल जो है उसमें आपको क्या देखोगे कि उसमें आपके किसके गवर्नर ऑफ स्टेट के क्या सैलरीज जो उनकी रहेंगी उनको वहाँ पे इनकॉर्पोरेट किया गया है इन शेड्यूल नंबर 2। अब 7 शेड्यूल की बात करें तो 7वां शेड्यूल आपके ऑप्शन को देखते हैं, ठीक है। 7 शेड्यूल में आप क्या देखते हो, उसमें आप डिवीज़न ऑफ पावर्स हैं, ठीक है। डिवीज़न ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ठीक है। जो लिस्ट है आपके पास, कौन कौन सी लिस्ट होती है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। तो ये लिस्ट आपको 3 कौन से शेड्यूल में देखने को मिली? 7 शेड्यूल में। अब 9 शेड्यूल की बात करें तो 9 शेड्यूल आपका किसके लिए था? ये देखिए, फर्स्ट अमेंडमेंट जो हुई थी आपकी, आपको याद रखना है 1951 में जो आपकी पहली अमेंडमेंट हुई थी वो 9 शेड्यूल को डालने के लिए हुई थी, ठीक है। इसमें आपने क्या किया था, आपके पास जो ग्राउंड आपने जुडिशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड की थी, जितने भी आपके पास है फंडामेंटल राइट के वो जो वॉयलेशन होगी था, जैसे कि इसमें ना लैंड रिफॉर्म्स करना था उस समय गवर्नमेंट को। लैंड रिफॉर्म्स के लिए जो भी यूँ कहें कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए ये लेजिस्लेशन लाया गया था 9th, ठीक है। और ये पहला अमेंडमेंट जैसे मैंने कहा 1951 में इसको लाया गया, ठीक है। उसके बाद अपने पास 10th शेड्यूल, अगर आप 10th शेड्यूल की बात करें तो इसको एंटी डिफेक्शन भी कहते हैं, ठीक है। 10th शेड्यूल जो है आपको पता है 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा लाया गया 1955 में, और ये एंटी डिफेक्शन ऑल्सो कॉल्ड एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत लाया गया था। अब अगर एंटी डिफेक्शन लॉ की बात करूँ तो अगर आप हिमाचल से बिलोंग करते हैं तो आपने अभी आपके लिए ज़रूरी होता है, ठीक है, क्योंकि रिसेंटली जो एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत कुछ एक आपके पास मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को डिस्क्वालीफाई किया गया एंटी डिफेक्शन के कारण। तो आपको आर्टिकल्स भी इसके रिगार्डिंग याद रखने कि आर्टिकल नंबर 102, ठीक है, 102 एंड आर्टिकल नंबर 191 ये आपके पास सेंट्रल लेजिस्लेशन के लिए रहता है। आर्टिकल 102, ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, और 191 जो है वो आपका स्टेट लेजिस्लेशन में रहेगा एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत, ठीक है, डिस्क्वालिफिकेशन में। तो आपको याद रखना है, ये जितने भी आपके पास शेड्यूल्स हैं उनको एक बार से ज़रूर आप देखें। चलिए नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास द सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट कंटेन द प्रोविजन एज हु अमंग द फॉलोइंग। अच्छा जी, अब सेकंड शेड्यूल में मैंने जैसे आपसे कहा, इसमें कुछ एक जो क्या क्या प्रोविजन रिलेटिंग टू द जो अलाउंस और सैलरीज़ के लिए जो प्रिविलेज हैं इसमें दिए गए हैं। अब इसमें देखिए कौन कौन से हैं। प्रेसिडेंट है इसमें, वेरी गुड, प्रेसिडेंट है, और द स्पीकर ऑफ हाउस ऑफ द पीपल, मतलब लोकसभा के स्पीकर भी इसमें है, कैग भी इसमें है, ठीक है जी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की बात करें, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये भी इस कैटेगरी में आते हैं, मतलब अपने पास शेड्यूल में आते हैं, सेकंड शेड्यूल में। लेकिन मैं बात करूं चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, ठीक है, इनको इस शेड्यूल में नहीं रखा गया, तो दिस इज नॉट इन द शेड्यूल सेकंड। तो आपके पास 3 जो है मेन शेड्यूल में, और जो आपके चेयरमैन ऑफ यूपीएससी हैं ये शेड्यूल में नहीं आते। अगर मैं बात करूं सेकंड शेड्यूल में तो आपको याद रखना, देखिए प्रेसिडेंट तो है। अब स्टेट की बात करें, इस केस में स्टेट में सबसे हाईएस्ट कौन से? आपके पास गवर्नर, ठीक है, तो गवर्नर भी इसमें आएंगे। स्पीकर ऑफ अपने पास कहाँ से स्पीकर है? लोकसभा के, तो राज्यसभा के चेयरमैन भी इसमें आते हैं, राज्यसभा के चेयरमैन भी आएंगे। उसके बाद अगर बात करूँ स्टेट की बात करें तो स्टेट में गवर्नर बता दिया मैंने। अब स्टेट में आपके पास जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, उसमें जो आपके पास उनके स्पीकर होंगे वो भी इसमें आएंगे, और लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके अपने चेयरमैन वो भी इसमें आएंगे, ठीक है। और जैसे कि हमने कौन कहा मैंने, कैग भी इसमें आएंगे। तो ये सारी जितने भी जो ये काउंसिल पोस्ट हैं ये इसमें सेकंड शेड्यूल में आती हैं, ठीक है। लेकिन ये जो आपका यूपीएससी की चेयरमैन है ये जो अपने पास सेकंड शेड्यूल में इनको नहीं रखा गया है। तो जितने भी लोग हैं जिनको रखा गया ना वो आपको पता नहीं, जैसे प्रेसिडेंट, गवर्नर, स्पीकर ऑफ डिप्टी स्पीकर ऑफ स्पीकर, और इनके साथ डिप्टी स्पीकर भी आते हैं ना, जो स्पीकर के साथ डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन के साथ डिप्टी चेयरमैन ये भी आएंगे ना, जो आपके चाहे राज्यसभा के स्पीकर हो चाहे डिप्टी स्पीकर हो। उसके बाद डिप्टी चेयरमैन एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा भी इसमें आते हैं। जैसे कि स्टेट की बात की, स्पीकर ऑफ द एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें आएंगे, चेयरमैन एंड डिप्टी चेयरमैन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भी इसमें आएंगे, और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और इसके बाद आपको जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जज ऑफ हाई कोर्ट, दो इस कैटेगरी में ये भी आते हैं। और लास्ट में मैंने कहा आपके पास कैग, ठीक है, कैग जो है ये भी इसमें शेड्यूल सेकंड में आते हैं, लेकिन चेयरमैन ऑफ यूपीएससी इस कैटेगरी में नहीं फॉल करते। चलिए जी, नेक्स्ट है अपने पास कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द सेक्युलरिज्म इन इंडिया, ठीक है जी। अब सेक्युलरिज्म के रेफरेंस में आपको कौन से
जो स्टेटमेंट्स हैं ये करेक्ट लगती हैं मुझे बताएं। सेक्युलरिज्म मीन दैट द स्टेट हैज़ नो रिकग्नाइज्ड रिलीजन ऑफ द स्टेट। ओके, सेक्युलरिज्म मीन दैट द स्टेट ट्रीट्स ऑल द रिलीजन इक्वली। ओके, सेक्युलरिज्म मीन दैट स्टेट रेगुलेट्स द रिलेशन ऑफ मैन विद गॉड। देखिए सेक्युलरिज्म की बात करें तो आपके पास ऑप्शन ए और ऑप्शन बी, ठीक है, ये करेक्ट लग रहे हैं मुझे ना। ऑप्शन देखिए स्टेट के साथ स्टेट रेगुलेट नहीं करेगी इसमें, ठीक है, तो आपके पास करेक्ट ऑप्शन अगर इंडियन की बात, सेक्युलरिज्म ऑफ इंडियन की बात पूछी जा रही है ना, तो ये आपने बस क्या है ऑप्शन नंबर 1 और 2, दैट इज डी। अब सेक्युलरिज्म की बात करें तो आप सभी को पता है सेक्युलरिज्म जो सेक्युलर वर्ड है ना, ठीक है, इसको कब ऐड किया गया था आपके कॉन्स्टिट्यूशन में। सेक्युलर वर्ड जो आपका 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में इसको ऐड किया गया था, ठीक है। ये वर्ड एक्चुअली में पहले है तो, लेकिन आप सभी को पता है कि बहुत से ऐसे प्रोविज़न है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि ऑलरेडी हमारे जो मेकर्स है कॉन्स्टिट्यूशन उनके दिमाग में रहा था किस तरह की स्टेट और सेक्युलरिज्म को प्रमोट कर रहे थे, ठीक है। उन्होंने हमने फंडामेंटल राइट्स दिए थे, आप सभी को पता है वो चीज़। तो मतलब ये वर्ड तो लेटली ऐड हुआ, लेकिन सेक्युलरिज्म जो था ऑलरेडी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था, ठीक है जी। ओके, अब मैंने बात की, अब आपके पास ना सेक्युलरिज्म भी दो टाइप का होता है, एक पॉजिटिव सेक्युलरिज्म होता है, एक आपके पास नेगेटिव सेक्युलरिज्म होता है। जो इंडिया है वो पॉजिटिव जो कंसेप्ट ऑफ सेक्युलरिज्म है उसको फॉलो करता है, लेकिन जो आपका वेस्टर्न कंट्रीज होती हैं, जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज हैं, उनके पास जो कंसेप्ट है आपका सेक्युलरिज्म का, उसको हम क्या कहते हैं, उसमें एक्चुअली होता क्या ना कि आपका जो स्टेट रहेगी या यूँ कह कि स्टेट जो आपका पॉलिटिक्स होगी वो चर्च जो, ठीक है, उनकी चर्च जो होता है जो रिलीजन की, ठीक है, उसको टोटली सेपरेट करेंगे। मतलब स्टेट जो है पॉलिटिक्स और चर्च दोनों सेपरेट ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन हमारे केस में ऐसा नहीं है, ठीक है जी। उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव अपने पास कॉन्सेप्ट और सेक्युलरिज्म। अगर हम अभी थे हमारे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उससे पहले आप सभी को पता होगा कि 909 में अपने पास क्या था, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर ने सबसे पहले क्या किया, इन्होंने वो सारे पुरानी सिस्टम जो थे, जो कम्युनल रिप्रेजेंटेशन थी, उसको एबॉलिश कर दिया, ठीक है। जैसे कि आपके पास 1909 का जिसको आप कहते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म था, है ना, उसमें क्या था, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म में अपने पास क्या था, अपने पास कम्युनल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट कर दी थी ना। उसके बाद अपने 1909 में देखा, 1919 का कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट था, है ना, रिफॉर्म था, उसमें भी देखा गया कि उन्होंने एक्सटेंड कर दिया। पहले 1909 में मतलब ये था कि मुस्लिम्स को सिर्फ मुस्लिम इलेक्ट करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन मेकर ने मतलब इस चीज़ को भी हटा दिया था, है ना, कि कम्युनल रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगी। लेकिन उन्होंने हमारे यहाँ पे सेक्युलरिज्म का जो कंसेप्ट था उसको किस तरह से रखा, उन्होंने ऑलरेडी ही अपने पास जो आर्टिकल्स हैं उनको वहाँ पे किस तरह का स्टेट रही है हमारी वो ऑलरेडी डिस्कस। लेकिन सेक्युलरिज्म जो आपके पास सेक्युलर वर्ड था वो 42nd अमेंडमेंट 1976 में हमारे पास आता हुआ देखने को मिला। तो इसमें आपके पास सेकंड ऑप्शन इज डी ऑप्शन इज करेक्ट। और मैंने जैसे बताया कि पॉजिटिव और नेगेटिव कंसेप्ट होता है सेक्युलरिज्म का, हमारा पॉजिटिव है इंडिया का, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द सेलिएंट फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर। ठीक है जी, बताओ कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स द सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड फॉर। अच्छा जी, सिंगल सिटीजन फॉर होल इंडिया, ओके। नेक्स्ट, स्ट्रिक्टली फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंगल सिटीजन फॉर होल इंडिया। और साथ में अपने पास क्या है, यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है 1 और 3। 1 और 3 अपने पास डी ऑप्शन है, दिस इज करेक्ट। लेकिन स्ट्रिक्टली फेडरल की बात करें, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में नहीं। देखिए इंडियन की गवर्नमेंट की बात करें तो आपको पास वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर के द्वारा जो इंडियन की यू कह इंडिया की जो है उन्होंने स्टैब्लिश किया था इसको एज अ फेडरल गवर्नमेंट के रूप में। एज अ फेडरल गवर्नमेंट की बात करें, जो फेडरल गवर्नमेंट है ना उसमें क्या होता है, उसके मेन फीचर्स होते हैं जैसे कि आपके दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, सेंटर और स्टेट में। उसका डिवीजन ऑफ पावर्स होंगे उनके बीच में, पावर का डिवीजन रहेगा। जैसे कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होगा उनके बीच में, अब कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम रहेगा, रिजिडिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रहेगी, इंडिपेंडेंट जुडिशरी होगी, बाइकैमरलिज्म। ये कुछ फीचर्स है आपके पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। लेकिन उसके साथ इंडियन गवर्नमेंट जो ये यूनिक ब्लेंड है, ठीक है। यहाँ पे यूँ कहें कि एक नॉन फेडरल फीचर भी है हमारी गवर्नमेंट के। किस तरह से, नॉन फेडरल फीचर ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या है, पहली बात तो सिंगल सिटीजनशिप। अब सिटीजनशिप सबकी एक ही है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आप मतलब आप बिहार से बिलोंग करें तो आपको बिहार की अलग से सिटीजनशिप मिलेगी, या हिमाचल से तो हिमाचल की अलग सिटीजन, स्टेट आपके पास अलग सिटीजनशिप देगी। लेकिन यूएस के केस में ऐसा है कि स्टेट की सिटीजनशिप अलग होती है और आपके पास क्या जो अपने पास कंट्री है, यूँ कहेंगे कि इस केस में इंडिया है, इंडिया की सिटीजनशिप जो अलग होगी। ऐसा नहीं है हमारे केस में, हमको स्टेट की अलग से सिटीजनशिप नहीं मिलती, हम एक सिंगल सिटीजन है इंडिया, ठीक है। तो हमको एक सिंगल सिटीजनशिप मिलेगी। ये कौन सा फीचर है, ये नॉन फेडरल फीचर है, ठीक है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग सेंटर जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेंटर ये यूनिटरी की फीचर है ना, ये है ना, यूनिटरी फीचर है तो स्ट्रॉन्ग सेंटर
स्ट्रॉन्ग सेंटर, अब स्ट्रॉन्ग सेंटर में आप सबसे पहले गवर्नर की पोस्ट देखते हैं। जैसे गवर्नर की अपॉइंटमेंट मेनली आप होता तो गवर्नर का काम कहाँ पे है, सेंटर में, सॉरी स्टेट में, लेकिन उसको अपॉइंट कौन करता है, आपकी सेंटर गवर्नमेंट। तो ये भी एक नॉन फेडरल फीचर ही हुआ है ना। और सिंगल अपने पास कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान सभी का एक है, ठीक है जी। फ्लेक्सिबिलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन में फ्लेक्सिबिलिटी भी है। और उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद क्या है, अब जुडिशरी है, सब देखिए हाई कोर्ट है, फिर सेंटर में आपके पास सुप्रीम कोर्ट है, फिर इस तरह इंटीग्रेटेड जुडिशरी भी है अपने पास। तो ये सारे कौन से नॉन फेडरल फीचर हुए सारे, है ना। और गवर्नर की, जैसे मैंने कहा गवर्नर के अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, तो ऑल इंडिया सर्विसेज होगी इसमें, जैसे कि आपके ठीक है, IAS IPS जो होते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट कह दी, लेकिन वो अपना पास कहेंगे स्टेट में सब करते हैं। तो वो सब आप देखते रहोगे, ये नॉन फेडरल फीचर है किसके, आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन के। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है मिक्स है ना। इसमें कुछ एक आपको फेडरल फीचर देखने को मिलेंगे, कुछ एक आपको नॉन फेडरल फीचर देखने को मिलेंगे। इसको क्वासी फेडरल कहा गया केसीवीर के द्वारा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इसको ग्रेविन ऑस्टिन करे, कुछ एक ना पॉलिटिकल थिंकर्स कह सकते हैं हम इनको ना, इनके द्वारा कमेंट किया गया इंडिया की फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर। कुछ कहते हैं कि फेडरेशन में अपने पास सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी है, ठीक है। बार्गेनिंग फेडरलिज्म, मॉरिस जोन्स का कुछ एक इन्होंने कमेंट किया था हमारे फेडरलिज्म स्ट्रक्चर को देखने। तो आपको याद रखना है कि हमारा जो फेडरल है, अब फेडरल के वर्ड की बात करें ना, फेडरल जो टर्म है आपके पास, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में आप फेडरेशन ढूंढोगे तो आपको कहीं नहीं मिलेगा। हमारे संविधान में कहीं भी फेडरल या फेडरेशन शब्द का यूज़ ही नहीं किया। इसके लगा हमारे पास क्या है, यूनियन शब्द का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो यूनियन जो है अपने पास, हमारी इंडियन स्टेट जो है, यूनियन ऑफ स्टेट आप सभी ने पढ़ा होगा, आई एम श्योर ये। तो अपने पास फेडरल जो अगर वर्ड की बात करें तो आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है जी। लेकिन फेडरल और नॉन फेडरल किस तरह से हमारी स्टेट रहती है, आप उसको आराम से देखें, ठीक है जी। फेडरल और नॉन फेडरल फीचर्स कौन से आप सभी को पता होना चाहिए। और इस केस में मैंने कहा सिंगल सिटीजनशिप और होल कंट्री का, और यूनिक ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी फ्लेक्सिबिलिटी का यूनिक ब्लेंड है। तो ये हमारे पास क्या है, सेलेंट फीचर है हमारी किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आप सभी को समझ आया होगा, जहाँ तक मैंने अभी थोड़ा फास्ट बताया और डिटेल में आपको मैंने समझाने की कोशिश करी, ठीक है। फिर भी आपको अगर आपको इसमें कोई इशू रहता है या समझ में नहीं आता तो आप कमेंट करें, मैं फिर से अगली क्लास में हम इसको यहाँ से जहाँ कोई समझ नहीं आ रहा ना, उससे आगे वहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप कमेंट में बता देना मेरे को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब 7th शेड्यूल की बात की जा रही है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो 7th शेड्यूल है, आप सभी का शेड्यूल जो अपना मिली शेड्यूल्स को जरूर देखें कि कौन सा शेड्यूल क्या बात कर रहा है। तो अपने पास कौन सा शेड्यूल है इस केस में, 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात हो रही है। अब 7th शेड्यूल क्या है हमारे पास, ठीक है। इट कंटेन्स द लैंग्वेज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। आप शेड्यूल पता है तो आप इसको पहले ही काट दोगे, ठीक है, क्योंकि ये 8th शेड्यूल की है, 8th शेड्यूल में है। इट कंटेन्स द प्रोविजन रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइब्स, दिस इज ऑल्सो इनकरेक्ट, क्योंकि ये भी किसी और शेड्यूल में। इट लिस्ट डिस्ट्रीब्यूशंस पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स, ओके, ये हो सकता है, ठीक है। डिवीजन ऑफ पावर मैंने डिस्कस किया, तो ये आपके पास करेक्ट है, ठीक है। और इट डील्स विद द सैलरीज, ये हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, ठीक है। 2nd शेड्यूल की बात कर रहा है ये अपने पास। ट्राइबल एरियाज़ की अगर बात करें तो ये आपके पास कौन सा है, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ ट्राइबल एरिया, तो ये 5th शेड्यूल की बात है ना, 5th शेड्यूल में ये। लैंग्वेज की बात करें, दिस इज इन शेड्यूल नंबर 8th। तो 8वां शेड्यूल आपका जो आपके पास क्या है, लैंग्वेजेस के ऊपर डील करता है ना। 8वां शेड्यूल जो है, जो रिकग्नाइज लैंग्वेज आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 22 उनके ऊपर डील। तो अपने पास इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर क्या है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। तो अपने पास करेक्टली 7th शेड्यूल जो है वो क्या करता है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, पावर डिवीजन आना है, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। तो ये जो है वो कुछ एक इसमें आपके पास सब्जेक्ट दिए गए जिन पे आपका यूनियन लॉ बना सकता है, स्टेट लॉ बना सकता है, ये दोनों मिलकर के लॉ बना सकते हैं। इस तरह का पावर का डिवीजन कहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इन 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आई होप आपको ये क्लियर है। चलिए जी, नेक्स्ट वी हैव द फॉलोइंग आर एनश्राइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ओके जी, बताइए मेरे को, और आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑर्डर, आपको करेक्ट ऑर्डर बताना है इनका। जिस तरह का अब प्रियम्बल आपको बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप सभी को प्रियम्बल वैसे भी याद होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें ऑर्डर पूछ लिया तो यहाँ तो आपको प्रियम्बल अगर याद है तो यू कैन ईजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी फेस करने को मिलेगी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब प्रियम्बल सभी को पता है, ठीक है। प्रियम्बल जो है अगर आप उसको देखो तो इक्वलिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशंस एंड बिलीफ एंड फेथ एंड एक्सप्रेशन, जस्टिस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, फ्रेटर्निटी, assuring the dignity of individual, unity and integrity of the nation, ये सब जो आपके पास क्या है, ये सारे किसमें, प्रियम्बल में ही है। अब देखिए प्रियम्बल अगर आप सभी को पता है तो मैं एक बार बोलूँगा, जैसे कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, कौन सा, social, economic and political, liberty कौन सी, of thought, expressions, belief, faith and worship, equality of status and opportunity and to promote among them all, ठीक है, fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation। ये हमारे क्या प्रियम्बल में जिस तरह से। और उसके बाद क्या है, इन आर कॉन्स्टिट्यूट असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू hereby adopt and enact to give ourselves this constitution, ठीक है। तो ये सब आपको पता होगा प्रियम्बल में इस तरह का प्रियम्बल है।
आइडेंटिटी कार्ड की तरह काम करा ना ये अपनी इसको क्या एन ए पालिकी वाला थे ना, एक एमिनेंट जूरिस्ट थे, उन्होंने अपने पास प्रियम्बल को क्या कहा था, ये क्या है, आइडेंटिटी कार्ड है अपना किसका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। तो देखिए आपके पास प्रियम्बल की बात करिए तो आप एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, देखिए इसमें ऑर्डर हमने आइडेंटिफाई करना। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास क्या है, जस्टिस ऑफ, इसमें सबसे पहले जस्टिस सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। ठीक है, सबसे पहले जस्टिस सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस हमको देना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आता है अपने पास क्या, लिबर्टी। ठीक है, लिबर्टी ऑफ सेकंड, मतलब थर्ड पहले आएगा, सेकंड बाद में आएगा, सेकंड ऑर्डर पे लिबर्टी ऑफ थॉट्स, एक्सप्रेशन, बिलीफ एंड फेथ, ये आपके सेकंड नंबर पे आएगा। उसके बाद क्या है, इक्वालिटी। ठीक है, उसके बाद हमारे पास थर्ड नंबर पे आएगा इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। तो अपने पास इक्वालिटी अपने थर्ड। अब देखो इसमें कौन सा ऑर्डर हमारे साइड बैठता है, 3 2 1, 3 2 1, 3 2 1 कौन सा में, 3 2 1 है अपने बी ऑप्शन में। ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या है, फोर्थ, उसके बाद आएगा फ्रेटर्निटी एश्योरिंग द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड एश्योरिंग द ऑल, है ना। उसका फिफ्थ पे आएगा यूनिटी एंड, कौन सा है, फिफ्थ पे आएगा यूनिटी एंड द नेशन। ठीक है, अब मेरी आपसे यूँ क्या रिक्वेस्ट आपसे, मतलब एक सजेशन रहेगा, ठीक है, कि आप ज़रूर से आप प्रियम्बल जो है इसको याद करें, या बाय हार्ट आपको याद होना चाहिए, और इसको आप लिख के कोशिश करें। और ये सीक्वेंस आपको ज़रूर पता होना चाहिए कि सबसे पहले लिबर्टी की बात, जस्टिस की बात होगी, है ना, उसके बाद लिबर्टी की बात होगी, फिर इक्वलिटी की बात होगी, फिर फ्रेटर्निटी की बात होगी, और कौन सा जो आपके पास वर्ड है कब वो इंटीग्रेट किया है। जैसे कि आप इस केस में बात करें तो आप सभी को, आई एम श्योर, पता होगा कि आपके पास जो मैंने से पहले आपको पढ़ाया था ना, जैसे सेक्युलर की बात करें तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में डाला गया था सेक्युलर, है ना, 1976 में। एक बार ये अमेंड हुआ है आपका, एक बार ये अमेंड हुआ है, कौन सा आपका, ये प्रियम्बल। तो 1940, ठीक है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट था ना, 1976 में। इसमें सोशलिस्ट और सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड ऐड हुए थे। वर्ड भी पता होना चाहिए आपको कौन से अमेंडमेंट के थेरिंग को डाला गया, और एक सीक्वेंस आपको ज़रूर से पता होना चाहिए। और ये कब पता चलेगा, जब आप प्रियम्बल को खुद से पढ़ोगे। ठीक है, याद करने की कोशिश करोगे। अब प्रियम्बल आपको मतलब याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट वी हैव द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज, अच्छा, प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, डिबेट रही है इस पर बहुत सारी, चाहे बेरूवेरी केस से लेकर केशवानंदा भारती केस तक आपको किस तरह से जो है वो मतलब प्रियम्बल के बारे में कहा गया। पहले कहा गया कि इंटीग्रल पार्ट है, फिर कहा गया कि नहीं है, फिर बाद में कहा कि इट इज़ इंडीड इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट इज़ नीदर कन्फर टू एनी पावर्स और नॉर इम्पोज एनी ड्यूटीज़, है ना, और टू द, क्या बोल रहा है, नॉर कैन it be of any use to interpreting the other provision of the constitution. Okay, a part of constitution, part है constitution का, ठीक है, और उसके बाद है can be used to interpreting the other provision of the constitution in case of ambiguity. Okay, a part of constitution and it confers powers and impose duties on the provision of constitution. ये भी गलत है, ठीक है, it is not a part, it is a part of constitution, ये भी गलत है, और ये भी गलत है। ठीक है, आपके पास ये सी ऑप्शन इज करेक्ट, मतलब a part of constitution का पार्ट है and can be used to इंटरप्रेटिंग द अदर प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन केस ऑफ एम्बिग्यूटी के केस में। ठीक है, तब आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब ये बेरूवेरी केस में अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें बेरूवेरी केस, उसमें ना, उसमें ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माना गया था, और ये इस तरह से फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि केशवानंदा भारती केस में किस तरह से कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मतलब पार्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि किस तरह से इवॉल्व रहा आपका। सबसे पहले बेरूवेरी केस हुआ, यूनियन केस 1960 में कहा गया कि इट इज़ अ मतलब कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के माइंड की है बेसिकली, है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे उनके किस तरह उनके माइंड था, उनके माइंड में जाने की तरह काम किया, बेरूवेरी केस में कहा गया। उसके बाद केशवानंद भारती केस आया और इन्होंने कहा कि प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, बेरूवेरी केस में कहा कि ठीक है, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर केशवानंद भारती केस 1973 में फिर इन्होंने रिजेक्ट, मतलब वो अपने अर्ली जो ओपिनियन था उसको क्या चेंज किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के इन्होंने कहा कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको याद रखना है। उसके बाद धीरे धीरे करके माना गया कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, याद रखना आपको, और सी इज द करेक्ट ऑप्शन इसमें ना। चलिए नेक्स्ट वी हैव द टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया एम टू सिक्योर, क्या ये, ओके, टेक्स्ट ऑफ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम टू सिक्योर। अब इसमें बताओ कौन सा टेक्स्ट है प्रियम्बल में। द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द ऑल इंडिविजुअल, ऐसा कुछ नहीं है। फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन, ऐसा भी नहीं है। डिग्निटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल एंड यूनिटेरियन डिटरमिनेशन, ये ठीक है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ सर्विस ऑफ गवर्नमेंट, तो आपका सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन इस केस में। ठीक है, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो फंडामेंटल राइट से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, द सीक्वेंस इन विच द गिवन टर्म आर मेंशनड इन द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए अगला क्वेश्चन भी आपका प्रियम्बल के सीक्वेंस ही है। अब ये आपको याद भी वैसे करना है जिस तरह सीक्वेंस में लिखा गया। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमने ऑप्शन ए है बेसिकली, सॉवरेन जो है वो सबसे पहले आता है। देखिए सॉवरेन आप लिखोगे भी तब से बड़ा सा टर्म है ना,
जो बस 3 एस जो आते हैं सबसे पहले आ गए, जैसे कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर। अब सॉवरेन जो है थोड़ा सा बड़ा सा लिखोगे ना, उसको बड़ा लगेगा सोशलिस्ट के कंपैरिजन में। तो सॉवरेन जो है सबसे पहले आएगा, उसका सोशलिस्ट आएगा आपके पास, देन वी हैव सेक्युलर, ठीक है। तो आपको याद रखना है सेक्युलर थोड़ा सा कम मतलब इसमें यूज़ हुए हैं, ठीक है, लेटर्स, तो आपको इस तरह से याद रखना है। फिर एंड में डेमोक्रेटिक थोड़ा सा बड़ा शब्द है, फिर रिपब्लिक उससे थोड़ा छोटा। तो आपको याद रखना है कि सॉवरेन सबसे बड़ा, देखने में वैसे सोशलिस्ट के इक्वल आएगी इसना, इसके जितने भी लेटर्स हैं, लेकिन सॉवरेन लिखोगे तो थोड़ा सा बड़ा लगा है सोशलिस्ट के कंपेरिजन में। सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इसी यही आपका क्या है, यही क्रम है, ठीक है, इसी ऑर्डर में जो है प्रेम्बल में लिखा गया है इन टर्म्स को, ठीक है जी। डेमोक्रेटिक और फिर रिपब्लिक, तो आपके पास 3 एस पहले, फिर डेमोक्रेटिक थोड़ा सा वर्ड शब्द है, फिर वो बाद में आएगा, फिर रिपब्लिक सबसे एंड में आएगा। तो इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए, अब कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो सॉरी प्रेम्बल की बात करें तो इसमें बेसिकली क्या दिया गया, देखिए प्रेम्बल से आपके पास सबसे पहले क्या जो अपना सोर्स है, ठीक है, वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमन रिजॉल्व। अब सबसे पहले बोलते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो मतलब अथॉरिटी कहाँ से आ रही है, कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी, मेन अथॉरिटी ड्राइव कहाँ से हो रही है, भारत के लोगों से, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अब तो ये क्या बता रहा है, नेचर ऑफ स्टेट, इंडियन स्टेट किस तरह की, सोशलिस्ट होगी, है ना, जैसे कि सोवरेन होगी, इसमें पिछली क्लास में हमने डिस्कस हो गया पिछली, है ना। देखते हैं इसमें, जैसे कि इसमें आया हुआ है सोवरेन होगी, है ना, सोशलिस्ट होगी, सेकुलर रहेंगे हम, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक नेचर फॉलो करेंगे। तो हेड ऑफ मतलब ये कुछ है, क्या है हमारा नेचर, स्टेट का किस तरह का नेचर है, ये हमारा प्रेम्बल बता रहा है। उस समय क्या होता है, फिर उसके ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे कि हमने ऑब्जेक्टिव में देखा था कि उसने क्या करना है, जस्टिस देना है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस, तो वो हमने डिस्कस कर लिया, है ना। उसका इक्वालिटी, फिर है ना, फिर डिस्कस किया हमने, फिर किस तरह की इक्वालिटी रहेगी, है ना, और लिबर्टी, कौन सी लिबर्टी देनी है, ठीक है, फ्रेटर्निटी, वो क्या है हमारे, क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, ठीक है। उसके बाद इसने लास्ट में क्या हमारी डेट है कि ऑन दिस 26 है ना, तो वो क्या है 26 नवंबर 1949 जो लिखा गया, तो डेट ऑफ एनेक्टमेंट है, एडॉप्शन की डेट अडॉप्ट तो मेनली आपको प्रियम्बल में ये क्या देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है कि सोर्स ऑफ अथॉरिटी, नेचर ऑफ द स्टेट, ऑब्जेक्टिव्स एंड डेट ऑफ एडॉप्शन। तो ये आई होप आपने यहाँ तक की क्लियर होगी आपको कहानी, ठीक है। तो आप इसी तरह से MCQ फॉर्म में जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, आपके पास कोई भी सब्जेक्ट होता है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, ठीक है, जो भी है उनको MCQ फॉर्म में डिस्कस करें। अगर एक बार आपने उनको अच्छे से पढ़ लिया है, फिर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक्टिव रिकॉल करनी है, और उनको बार बार क्या करना है, एक्टिव रिकॉल के थ्रू प्रैक्टिस करना है, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, देन बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।